क्या एक व्यापारिक कंपनी जिसके डायरेक्टर लंदन में बैठकर मुनाफे का हिसाब लगा रहे हों, क्या वो किसी विशाल, अमीर और पुराने देश पर कब्जा कर सकती है? सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना। बिल्कुल, लेकिन आज हम जिस दौर की बात करने वाले हैं उसमें यही हकीकत बनी। हमारी कहानी है 18वीं सदी के भारत की, जब मुगल सल्तनत की चमक वो फीकी पड़ रही थी। और बंगाल अपनी दौलत, अपने हुनर और अपने खजाने की वजह से पूरे हिंदुस्तान की धड़कन था। आज हम उन स्रोतों को खंगालेंगे जो बताते हैं कि कैसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारी का चोला उतार कर वो शासक बन बैठी। और ये कहानी सिर्फ 7 सालों के अंदर सिमटी हुई है, जो बहुत हैरान करने वाली बात है। 1757 से 1764 के बीच। तो इस कहानी के 2 अहम मोड़ हैं। हाँ, पहला प्लासी की लड़ाई, जो असल में लड़ाई कम और एक सौदा ज्यादा थी, और दूसरा बक्सर का युद्ध, जिसने हमेशा के लिए तय कर दिया कि हिंदुस्तान का अगला मालिक कौन होगा। तो चलिए इस नाटक के किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ हैं बंगाल के युवा और तेज तर्रार नवाब सिराजुद्दौला, जिन्हें अपनी जमीन पर किसी बाहरी की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। और दूसरी तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क जो अब एक शातिर रणनीतिकार बन चुका है, रॉबर्ट क्लाइव। और इनके साथ है अवध के नवाब, खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले बंगाल की दौलत को समझना होगा। उस दौर में बंगाल को जन्नतुल बिलाद यानी राष्ट्रों का स्वर्ग कहा जाता था। अच्छा। हाँ, यहाँ का बना कपड़ा, शोरा, अफीम और रेशम मतलब पूरी दुनिया में मशहूर था। औरंगजेब की मौत के बाद जब दिल्ली कमजोर हुई तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को लगभग एक आजाद रियासत की तरह खड़ा कर दिया। मतलब नाम के लिए तो वो मुगलों के सूबेदार थे, लेकिन सारे फैसले वो खुद ही ले रहे थे। बिल्कुल। और मुर्शिद कुली खान ने 2 बड़े काम किए। पहला, उसने अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद को बना दिया, जो कि एक बड़ा ट्रेड सेंटर था। हाँ, भागीरथी नदी के किनारे। और दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, उसने जमीन का बंदोबस्त बदला। ज्यादातर जमीनों को खालिसा यानी सीधे सीधे सरकारी जमीन में तब्दील कर दिया। तो खालिसा मतलब वो जमीन जिसका सारा टैक्स सीधा सरकार की तिजोरी में जाता था, किसी जागीरदार या जमींदार के पास नहीं। एकदम सही। इससे तो नवाब की ताकत बहुत बढ़ गई होगी। उसने बिचौलियों को हटा दिया। इससे नवाब की आमदनी तो बढ़ी, लेकिन एक नई ताकत का जन्म हुआ, साहूकार और बैंकर। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि लगान अब नगद में वसूला जाता था, तो किसानों को अक्सर इनसे कर्ज लेना पड़ता था। और इन सब में सबसे ऊपर था जगत सेठ का घराना, जो उस दौर के बंगाल के सेंट्रल बैंक की तरह था। मतलब नवाब भी उनसे कर्ज लेता था? हाँ, बिल्कुल। तो एक तरफ अमीर नवाब है और दूसरी तरफ उससे भी अमीर बैंकर। और इसी दौलतमंद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जगह बना रही थी। लेकिन उन्होंने इस अर्थव्यवस्था में घुसपैठ की कैसे? जाहिर है वो शुरू में तलवार लेकर तो नहीं आए होंगे। एक शाही फरमान दिया जो उनके लिए एक सुनहरा टिकट साबित हुआ। फरमान? हाँ, इस फरमान ने कंपनी को दस्तक नाम का एक पास दिया। इसका मतलब था कि कंपनी सिर्फ 3000 रुपए सालाना देकर पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कोई चुंगी या टैक्स दिए अपना सामान ला ले जा सकती थी। 1 मिनट, सिर्फ 3000 रुपए सालाना? आज के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो पूरे सिस्टम को हैक करने जैसा था। ये उससे भी ज्यादा था। कंपनी ने एक मामूली रकम देकर बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था का दरवाजा अपने लिए खोल लिया। समस्या तब शुरू हुई जब कंपनी के कर्मचारी इस दस्तक का इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए करने लगे। ओह, मतलब अपनी जेबें भरने के लिए? बिल्कुल। सोचिए, कंपनी का एक क्लर्क भारतीय व्यापारियों से माल खरीदता है, उस पर अपनी कंपनी का दस्तक चिपका देता है और उसे बिना टैक्स दिए बेच देता है। तो नतीजा ये हुआ कि जो भारतीय व्यापारी टैक्स दे रहा है वो तो मुकाबले से ही बाहर हो गया। और बंगाल के खजाने को हर साल लाखों का नुकसान होने लगा। ये व्यापार नहीं था, ये एक तरह की संगठित लूट थी। तो टकराव की जमीन तो यहीं तैयार हो रही थी। ये आर्थिक लूट राजनीतिक लड़ाई में कब बदली? जब तक नवाब अलीवर्दी खान जिंदा रहे, उन्होंने अंग्रेजों को काबू में रखा। वो कहते थे कि अंग्रेज मधुमक्खी की तरह हैं, अगर छेड़ोगे नहीं तो शहद देंगी और अगर छेड़ा तो काट काट कर मार डालेंगी। क्या बात है। लेकिन 1756 में उनकी मौत के बाद उनका नाती 23 साल का सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराज युवा था, गरम खून था
और उसे अपने दादा की ये दबी छुपी नीति पसंद नहीं थी। और उसे ये दस्तक का खेल और कंपनी की मनमानी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई होगी। बिल्कुल। और आग में घी का काम किया कलकत्ता के फोर्ट विलियम की किलेबंदी ने। किलेबंदी? हाँ, अंग्रेजों ने बिना नवाब की इजाजत के अपनी फैक्ट्री के चारों तरफ खाई खोदनी और तोपें लगानी शुरू कर दी। ये तो सीधी सीधी नवाब को चुनौती थी। सिराज के लिए ये सिर्फ ईंट और गारे की बात नहीं थी, ये उसकी सल्तनत की इज्जत और उसके इख्तियार की बात थी। एक बाहरी कंपनी आपकी राजधानी के पास बिना पूछे किला कैसे बना सकती है? उसने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना। तो उसने जवाब दिया? और जोरदार जवाब दिया। सिराज ने एक बड़ी सेना के साथ कलकत्ता पर चढ़ाई की और फोर्ट विलियम पर आसानी से कब्जा कर लिया। ज्यादातर अंग्रेज भाग खड़े हुए। और जब ये खबर मद्रास पहुंची होगी तो कंपनी में हड़कंप मच गया। उन्होंने अपने सबसे शातिर चाल चलने वाले खिलाड़ी को बंगाल भेजा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ये नाम इस कहानी में एक विलन की तरह बार बार आता है। वो कंपनी में क्लर्क बनकर आया था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। क्लाइव बहुत चालाक था। वो जानता था कि सिराज की फौज से सीधी लड़ाई वो महंगी भी पड़ेगी और खतरनाक भी। वो एक व्यापारी की तरह सोच रहा था। मतलब ये कि कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसके शेयर होल्डर लंदन में बैठे मुनाफे का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए एक लंबी महंगी लड़ाई लड़ने से कहीं ज्यादा फायदेमंद था नवाब के सेनापति को ही खरीद लेना। ओह, तो प्लासी सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं थी, ये कॉर्पोरेट रणनीति का एक भयानक उदाहरण था। बिल्कुल। उसने नवाब की सेना के अंदर ही गद्दार ढूंढने शुरू कर दिए। और उसे मिल भी गए होंगे। हाँ, और उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सबसे बड़ा नाम था मीर जाफर, जो सिराज का सेनापति और रिश्तेदार भी था, लेकिन नवाब बनने का ख्वाब देखता था। अच्छा। उसके साथ आमिले राय दुर्लभ, जो सेना में एक और बड़ा अफसर था, और सबसे अहम कड़ी बैंकर जगत सेठ। वही जगत सेठ जिसका पैसा सल्तनत चलाता था। हाँ, वही। क्लाइव ने इन सब के साथ एक गुप्त समझौता किया। सौदा ये था कि युद्ध के मैदान में मीर जाफर अपनी सेना के साथ चुपचाप खड़ा रहेगा और बदले में सिराज को हटाकर उसे बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाएगा। तो क्लाइव ने अपनी बिसात बिछा दी थी। मीर जाफर, जगत सेठ, सब मोहरें अपनी जगह पर थे। अब बस इंतजार था उस दिन का जब मैदान में सेनाएं आमने सामने होती। तो 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में क्या हुआ? वो हुआ जिसे इतिहास की सबसे बड़ी धोखेबाजियों में गिना जाता है। कागज पर सिराज की सेना बहुत मजबूत थी, करीब 50,000 सैनिक, और क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 के आसपास। 50,000 बनाम 3,000? हाँ। लड़ाई शुरू हुई और अचानक तेज बारिश होने लगी। सिराज की सेना का बारूद भीग गया क्योंकि उन्होंने उसे ठीक से ढका नहीं था, जबकि अंग्रेजों ने अपने बारूद को त्रिपाल से बचा लिया। लेकिन फिर भी 50,000 की सेना सिर्फ तलवारों से भी लड़ती तो जीत सकती थी। लड़ती अगर उसका सेनापति गद्दार न होता। मीर जाफर। जैसे ही बारिश रुकी, सिराज के वफादार सेनापतियों मीर मदन और मोहन लाल ने हमला किया। लेकिन तभी मीर जाफर, जिसकी कमान में सेना का सबसे बड़ा हिस्सा था, अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो बस तमाशा देखता रहा। और सिराज को जब पता चला कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है तो उसका दिल टूट गया। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। बाद में उसे पकड़कर मीर जाफर के बेटे मीरन ने कत्ल करवा दिया। जैसा कि स्रोत में लिखा है, प्लासी का युद्ध जीता नहीं गया बल्कि खरीदा गया। बिल्कुल। इस जीत के बाद बंगाल का क्या हुआ? प्लासी के बाद बंगाल की खुली लूट शुरू हो गई। मीर जाफर को नाम का नवाब बना दिया गया, लेकिन उसकी चाबी क्लाइव के हाथ में थी। कंपनी ने नजराने और हरजाने के नाम पर बंगाल का खजाना खाली कर दिया। और क्लाइव ने खुद भी? रॉबर्ट क्लाइव ने खुद लाखों पाउंड की दौलत बनाई। इसी पैसे से कंपनी ने अपनी सेना को और बड़ा किया और इसी दौलत के दम पर उन्होंने अगले 3 सालों में अपने यूरोपीय दुश्मनों मतलब डचों को बेदरा की लड़ाई में और फ्रांसीसियों को वॉन्डीवाश की युद्ध में हराकर हिंदुस्तान से उनका पत्ता साफ कर दिया। तो प्लासी ने कंपनी को किंग मेकर तो बना दिया, लेकिन अभी भी वो एक व्यापारी ही थी जो पर्दे के पीछे से काम कर रही थी। शासक बनने का सफर अभी अधूरा था। हाँ, लेकिन क्या कठपुतली नवाब मीर जाफर कंपनी की बढ़ती हुई मांगों को पूरा कर पा रहा था? मुझे नहीं लगता। नहीं, कब तक करता? खजाना खाली हो चुका था, कंपनी का लालच बढ़ता ही जा रहा था। जब मीर जाफर ने और पैसे देने में आनाकानी की तो 1760 में कंपनी ने उसे भी हटा दिया और उसकी जगह उसके दामाद मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। एक और कठपुतली।
कंपनी ने तो यही सोचा था, लेकिन मीर कासिम अलग मिट्टी का बना था। वो शायद उस दौर के सबसे काबिल भारतीय शासकों में से एक था। वो जानता था कि अगर बंगाल को बचाना है तो कंपनी के पर कतरने होंगे। तो उसने सुधार शुरू किए होंगे। हाँ, गद्दी पर बैठते ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया ताकि कंपनी के दखल से दूर रह सके। उसने अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग देनी शुरू की। मुंगेर में तोपें और बंदूकें बनाने का कारखाना तक खोल दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने दस्तक के मुद्दे पर हाथ डाला होगा। हाँ, उसने वो किया जो करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब कंपनी ने दस्तक का दुरुपयोग बंद नहीं किया तो मीर कासिम ने खेल ही खत्म कर दिया। क्या किया उसने? उसने सभी व्यापारियों, चाहे वो भारतीय हों या अंग्रेज, सबके लिए टैक्स खत्म कर दिया। उसने कहा, अब कोई टैक्स नहीं देगा। वाह, मतलब उसने खेल का मैदानी बराबर कर दिया। अब कंपनी को वो खास फायदा नहीं मिल सकता था जिसके दम पर वो भारतीय व्यापारियों को बर्बाद कर रही थी। और ये बात कंपनी को जरा भी पसंद नहीं आई। उनके लिए ये बगावत थी। तो फिर लड़ाइयां हुई। हाँ, और आखिरकार मीर कासिम को बंगाल छोड़कर अवध भागना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वहां जाकर एक ऐसा गठबंधन बनाया जो प्लासी से बिल्कुल अलग था। किसके साथ? उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और सबसे बड़ी ताकत खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से हाथ मिला लिया। ये तो बहुत बड़ी बात थी। प्लासी में अपनी एक सूबे के नवाब से लड़ रही थी, बक्सर में उनके सामने अवध का नवाब और हिंदुस्तान का बादशाह खड़ा था। बिल्कुल। अब ये लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल बन गई थी। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में ये 3 बड़ी सेनाएं कंपनी की सेना के सामने खड़ी थीं। यहाँ कोई धोखा नहीं था, कोई साजिश नहीं थी। ये ताकत की, रणनीति की और अनुशासन की असली लड़ाई थी। और संख्या में तो भारतीय गठबंधन ज्यादा ही होगा। हाँ, लगभग 40,000 थे, जबकि अंग्रेज सिर्फ 7,000 के करीब। लेकिन नतीजा फिर भी उल्टा आया। ऐसा क्यों? इस बार क्या गड़बड़ हुई? 2 बड़ी वजहें थी। पहली, भारतीय सेनाओं में तालमेल की कमी। तीनों के अपने अपने कमांडर थे, अपनी अपनी रणनीति। मतलब एकता नहीं थी। बिल्कुल। और दूसरी और सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजी सेना का अनुशासन और बेहतर तकनीक। हेक्टर मुनरो की कमान में कंपनी की सेना एक मशीन की तरह लड़ी। उनका अनुशासन संख्या बल पर भारी पड़ा। और कुछ ही घंटों में लड़ाई का फैसला हो गया। हाँ, गठबंधन की सेना हार गई। शाह आलम द्वितीय ने तो लड़ाई के बीच में ही पाला बदलकर अंग्रेजों से शरण मांग ली। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी। नहीं, ये मुगल सल्तनत का एक तरह से प्रतीकात्मक आत्मसमर्पण था। अगर प्लासी ने कंपनी को बंगाल में एक चोर दरवाजा दिया था, तो बक्सर ने उन्हें हिंदुस्तान का मुख्य दरवाजा खोलकर दे दिया। अब व्यापारी शासक बनने की दहलीज पर खड़ा था। बक्सर की इस निर्णायक जीत के बाद कंपनी को कानूनी तौर पर क्या अधिकार मिले? इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसे क्लाइव ने ही अंजाम दिया। इस संधि ने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। कैसे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो अब कंपनी के कैदी जैसे थे, ने एक फरमान पर दस्तखत किए। इस फरमान ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। एक मिनट, मुझे ये ठीक से समझने दीजिए। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार? हाँ। तो हिंदुस्तान के बादशाह ने एक कागज पर दस्तखत करके भारत के सबसे अमीर प्रांतों से टैक्स वसूलने का काम एक विदेशी कंपनी को दे दिया। ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ, और बदले में बादशाह को क्या मिला? 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन। और अवध के नवाब का क्या हुआ? अवध के नवाब पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया और अवध एक बफर स्टेट बन गया, जो कंपनी और मराठों के बीच एक दीवार का काम करता। तो अब कंपनी व्यापारी से सीधे टैक्स कलेक्टर बन गई। लेकिन प्रशासन कौन चला रहा था? सड़कें कौन बनवाता? न्याय कौन करता? यहीं से द्वैध शासन की वो अजीब व्यवस्था शुरू हुई, है ना? हाँ। ये क्लाइव के शातिर दिमाग की उपज थी। एक अनोखी और बेहद खतरनाक व्यवस्था, जिसे डायरकी या द्वैध शासन कहते हैं। क्या था ये? इसका मतलब था सत्ता का बंटवारा। कंपनी ने दीवानी यानी पैसा और राजस्व वसूलने का अधिकार अपने पास रखा, और निजामत यानी प्रशासन, पुलिस, न्याय व्यवस्था, ये सारी जिम्मेदारियां नवाब के कमजोर कंधों पर डाल दी। मतलब अधिकार कंपनी के पास और जिम्मेदारी नवाब के पास। ताकत किसी की, जवाबदेही किसी और की। ये तो तबाही का नुस्खा है। और तबाही ही आई। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां एक कंपनी को आपका सारा पैसा वसूलने का हक है, लेकिन आपकी सड़कें ठीक कराने या आपको चोर डाकुओं से बचाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कंपनी के अफसरों का तो एक ही मकसद रहा होगा,
ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। बिल्कुल, ताकि वो खुद अमीर हो सकें और लंदन में बैठे अपने शेयर होल्डरों को खुश कर सकें। इस अजीब और बेरहम व्यवस्था का बंगाल के आम लोगों पर क्या असर पड़ा? बहुत ही भयानक। बंगाल में कानून का राज खत्म हो गया, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। लेकिन सबसे भयानक नतीजा सामने आया 1770 में। उस साल बारिश कम हुई, फसल खराब हुई। एक सूखा पड़ा। लेकिन ये सिर्फ एक सूखा नहीं था, ये एक मानव निर्मित त्रासदी थी। मानव निर्मित कैसे? क्योंकि कंपनी की लालची नीतियों ने इसे एक छोटे सूखे से एक महाअकाल में बदल दिया। फसलें पहले ही खराब थीं और ऊपर से कंपनी के अधिकारी जबरदस्ती लगान वसूल रहे थे। मतलब लोगों के पास जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी छीन लिया गया। हाँ, अनाज के गोदाम भरे थे, लेकिन वो ऊंची कीमतों पर बेचे जा रहे थे। हालत इतनी खराब थी कि मुर्शिदाबाद की सड़कों पर लोग जिंदा कंकाल की तरह घूम रहे थे। अनुमान है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी। 1/3 लोग? ये तो अविश्वसनीय है। जो बंगाल कभी सोने की चिड़िया था, उसे कंपनी ने कुछ ही सालों में एक शमशान में बदल दिया। तो चलिए आज की इस कहानी को समेटते हैं। प्लासी की साजिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की सियासत में एक चोर दरवाजा दिया। फिर 7 साल बाद बक्सर की सैन्य जीत ने उसे कानूनी तौर पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। और इसके बाद आई द्वैध शासन की शोषणकारी नीति, जिसने बंगाल के संसाधनों को निचोड़ लिया और जिसका अंत 1770 के उस विनाशकारी अकाल के रूप में हुआ। ये एक ऐसी लूट थी जिसे कानूनी जामा पहना दिया गया था। हाँ, हालांकि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने गवर्नर बनकर इस द्वैध शासन को खत्म किया और कंपनी ने सीधे शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। लेकिन तब तक बंगाल पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। यह कंपनी राज की औपचारिक शुरुआत थी। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार मन में छोड़ जाना जरूरी है। जिस तरह से कंपनी ने लालच, धोखे और सैन्य ताकत से पूरे अमीर प्रांत को लूटकर अकाल में धकेल दिया, क्या ये तय नहीं था कि इस शोषण के खिलाफ एक दिन विद्रोह की चिंगारी भड़केगी? शायद भारत में प्रतिरोध और आजादी के संघर्ष की कहानी की असली नींव बंगाल के उन्हीं बर्बाद कीटों में रखी जा रही थी।